Hello and Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about universal jurisdiction. In the topic of state jurisdiction, we actually talked a bit about universal jurisdiction. Universal jurisdiction is that kind of jurisdiction in which states are given authority by United Nations, by international law, to catch up those criminals who have done piracy और हाईजैकिंग. यानी कि ये दो ऐसे हीनियस क्राइम्स हैं, पायरेसी और हाईजैकिंग, कि इनके लिए इंटरनेशनल लॉ ने ये नहीं कहा स्टेट्स को कि वो इस सोच में पड़ जाएं कि क्या हमारी जुरिस्डिक्शन इन लोगों पे बनती है या नहीं बनती. नॉर्मली जब भी कोई क्रिमिनल रॉन्ग होती है या कोई सिविल रॉन्ग होती है तो उसमें एक बात हमेशा जहन में आती है, क्या स्टेट की जुरिस्डिक्शन है एक्सरसाइज करने में, क्या जिन लोगों ने ये क्राइम किया है वो उनकी नेशनलिटी क्या है, क्राइम जहाँ पे हुआ वो किसकी जुरिस्डिक्शन के अंडर में आता है. तो हम इन सवालों पे नहीं जाएंगे जब यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन की बात आएगी. यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन में सिर्फ टोटल ये बात है कि जिस किसी स्टेट की जुरिस्डिक्शन में कोई ऐसा आदमी आता है जो ये दो काम करे, यानी कि आइदर ही इज़ पायरेट और ही इज़ अ हाईजैकर, ही शुड बी पनिश्ड डेटरेंटली. उस पर डेटरेंट पनिशमेंट उसकी की जाए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी व्हाट इज पायरेसी. पायरेसी इन ट्रेडिशनल इंटरनेशनल लॉ इज नेविगेशन इन हाई सीज विद एक्ट ऑफ क्राइम्स एंड दिस वाज कॉल्ड एक्चुअली पायरेसी. सो अंडर इंटरनेशनल लॉ जब नेविगेशन होती थी, यानी कि शिप्स जो हाई सीज में, हाई सीज वो एरिया होता है सी का जहाँ पे किसी स्टेट की जुरिस्डिक्शन नहीं होती, वहाँ पर अगर कोई क्राइम कमिट होता है तो इसको पायरेसी कहा जाता था. लेकिन आर्टिकल 15 ऑफ जिनेवा कन्वेंशन ऑन हाई सीज 1958 ने पायरेसी के स्कोप को थोड़ा सा वाइड किया. अब ज़रा इस डेफिनेशन को गाइस आपने समझना है. इस डेफिनेशन के मुताबिक एनी इलीगल एक्ट ऑफ वायलेंस, यानी वो एक्ट जिससे वायलेंस क्रिएट हो या जिससे डिटेंशन हो, डिटेन किया जाए, या कोई ऐसा एक्ट जिससे किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाए. डिप्रेडेशन का मतलब होता है कि किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना इलीगली, दैट इज कमिटेड फॉर, यानी ये सारे काम, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाए, किसी की वायलेंस किया जाए, किसी को डिटेन किया जाए, किस तरह, अपने फ़ायदे के लिए, फॉर प्राइवेट एंड्स. ठीक है. और ये कौन करे? क्रू करे, क्रू ऑफ दैट एयरक्राफ्ट और शिप, जो कि वो प्राइवेट शिप है. शिप प्राइवेट होना चाहिए. ठीक है. ये कोई वो नहीं शिप होगा, किसी स्टेट का शिप नहीं होगा. या उस क्रू का कोई मेंबर करे या पैसेंजर करे. किसके खिलाफ? किसी दूसरे शिप के खिलाफ, किसी दूसरे एयरक्राफ्ट के खिलाफ, या उस शिप या एयरक्राफ्ट पे मौजूद लोगों के खिलाफ, या किसी एक बंदे के खिलाफ, या किसी कोई उस शिप पे या कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, उस प्रॉपर्टी को समझ ले कि उसके लॉस पे भी कोई ऐसा एक्ट जो है वो सब पायरेसी होता है. ये सब पायरेसी है, लेकिन सिर्फ शर्त ये है कि ये एक्ट उधर हो जहां पे किसी स्टेट की जुरिस्डिक्शन नहीं है. सो ऑन द हाई सीज अगेंस्ट अनदर शिप, जैसे मैंने कह दिया, और एयरक्राफ्ट, और अगेंस्ट पर्सन्स और प्रॉपर्टी ऑन बोर्ड. यानी कि ये नहीं है कि सिर्फ आपने उस शिप के खिलाफ काम किया. आपने शिप के खिलाफ काम करने का मतलब ये है कि आपने पूरे के पूरे शिप को अगवा कर लिया, ये भी पायरेसी है. उस शिप के अंदर कोई एक आदमी मौजूद था, आपने उसको इंजर किया, ये भी पायरेसी है. आपने उस आदमी से स्नैचिंग करने की कोशिश की, आपने रॉबरी करने की कोशिश की, ये भी पायरेसी है. और अगेंस्ट अ शिप, एयरक्राफ्ट, पर्सन्स और प्रॉपर्टी इन अ प्लेस आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी स्टेट. या फिर आप ये समझ लें कि हाई सीज में हो रहा है ये काम, या ना सिर्फ हाई सीज में हो रहा है बल्कि आउटसाइड ऑफ द जुरिस्डिक्शन हो रहा है. लेकिन एयरक्राफ्ट तो हवा में है ना, वो हाई सीज में तो नहीं होगा, यानी कि वो फिर आउटर स्पेस, वो आपकी नेशनल स्पेस से बाहर हुआ है ये काम. Any act of voluntary participation in the operation of a ship or of an aircraft with knowledge of facts making it a pirate ship or aircraft. यानी कि आपने किसी पायरेट शिप को या पायरेट एयरक्राफ्ट को ये जानते हुए कि ये पायरेट शिप, ये पायरेट एयरक्राफ्ट है, आपने उसको फैसिलिटेट किया किसी भी तरीके से, तो भी आप पायरेसी के मुर्तकिब होंगे. या आपने जितने ऊपर ये बातें की, इनमें किसी की हेल्प की, उसको एड किया, उसको फैसिलिटेट किया, तो भी आप पायरेसी के मुर्तकिब होंगे. इसको भी हम मज़ीद देखते हैं ताकि आपके लिए थोड़ी सी और आसानी हो जाए. वो इसके इंग्रीडियंट्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इंग्रीडियंट इज दैट वायलेंट एक्ट्स मस्ट बी फॉर प्राइवेट एंड्स. यानी याद रख लें कि एक्ट ये जो लोग हैं, जो पायरेट्स होते हैं, ये किसी स्टेट के कोई रिप्रेजेंटेटिव्स तो नहीं होते और ना होंगे.
ये फॉर प्राइवेट एंड्स करते हैं, ये अपने मफाद के लिए काम करते हैं. सच एक्ट्स मस्ट बी आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ अ स्टेट, क्योंकि जाहिर बात है अगर किसी की जुरिस्डिक्शन में होगा तो फिर तो उसको उस मुल्क का लॉ डील करेगा ना, फिर तो इंटरनेशनल लॉ डील ही नहीं करेगा. सच एक्ट्स मस्ट बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स पैसेंजर्स, एयरक्राफ्ट क्रू और अगेंस्ट एनी शिप. दिस एक्ट शुड बी अगेंस्ट आइदर पैसेंजर, किसी पैसेंजर के खिलाफ ये एक्ट होना चाहिए, किसी एयरक्राफ्ट या शिप के खिलाफ एज ए होल को उसको हवा करने की कोशिश कर रहे हैं, शिप को उस पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, या क्रू या किसी एक मेंबर के खिलाफ होना चाहिए, या उनकी कोई प्रॉपर्टी के खिलाफ होना चाहिए. एनी एक्चुअल लॉस इज नॉट रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट पायरेसी, मियर अटेम्प्ट इज इनफ. This rule was held in the case of free piracy Georgianitum in 1931 when some Chinese citizens were arrested for a failed act of robbery on a ship in a high seas and they were tried in Hong Kong. 1931 में ये मामला हुआ था, तो उसमें ये बात हुई थी कि एक्चुअल रॉबरी चूँकि टेक प्लेस हुई नहीं थी, एक फेल्ड अटैम्प्ट टू रॉबरी थी, तो क्या ये पायरेसी होगी या नहीं होगी? ये पायरेसी होगी. यानी कि मियर अटैम्प्ट इज नेसेसरी. तो याद रख लें कि प्राइवेट एंड्स होने चाहिए, जुरिस्डिक्शन किसी स्टेट की ना हो जहाँ पे ये काम हो रहा हो, और ये एक्ट किसी एक शिप या एयरक्राफ्ट से किसी दूसरे शिप या एयरक्राफ्ट पे हो रहा हो. द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी 1982 बाय आर्टिकल 105 गिव्स पावर. अच्छा, ये लॉ ऑफ सी का जो नेशनल ये कन्वेंशन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन. हम इसको इतने गौर से अभी नहीं देखेंगे, इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बिकॉज लॉ ऑफ सी इज अनदर टॉपिक, इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक. So, but here we just going to have a bit of it, क्योंकि 105 ये कहता है कि पायरेट शिप को और पायरेट एयरक्राफ्ट को कोई भी स्टेट जो है अगर वो उसकी जुरिस्डिक्शन में आता है तो उसको सीज कर ले. बट देर आर सम प्रॉब्लम्स विद दिस डेफिनेशन दैट वी हैव स्टडीड राइट नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू डिफाइन प्राइवेट एंड्स. एक्ट्स ऑफ वायलेंस विद पॉलिटिकल रिलीजियस एंड्स आर नॉट ट्रीटेड पायरेसी. अब देखना, हमने भी बात की थी कि कोई भी वायलेंट एक्ट, अभी हमने जो पीछे बात पढ़ी है, वायलेंट एक्ट कोई भी होगा वो पायरेसी होगा. लेकिन अगर वायलेंट एक्ट वो कोई किसी रिलीजियस बेस पे या पॉलिटिकल बेस पे है तो वो पायरेसी नहीं होगा. दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर इंटरनेशनल लॉ, क्योंकि इस चीज़ को बेस बना के तो कोई भी बंदा जो है किसी दूसरे की शिप के ऊपर हमला कर रहा है और वो ये कह रहा है क्योंकि इस शिप के अंदर फलां लोग हैं, वो फलां रिलीजियस थाट्स के हैं या फलां पॉलिटिकल जो है वो थॉट्स के हैं, तो वो कैसे उस पर जाए. तो मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क टू एक्चुअली यू कैन से टू प्रूव इट, बिकॉज पॉलिटिकल एंड रिलीजियस एस्पेक्ट्स दे आर कंसिडर्ड एज डिफेंस फॉर पायरेट्स. अगर तो फिर ये तो उस चीज़ को अपना डिफेंस ले सकते हैं. And what if such piracy was state sponsored? This is a big question. This is a $1 million question. क्योंकि माजी में हमने देखा है कई दफ़ा स्टेट्स जो हैं वो पायरेट्स को एम्प्लॉय करते रहे to do their dirty work, to do their dirty deeds. They actually, some of the states, they employed pirates because they themselves could not do those things. The next one is, if a foreign ship is attacked in territorial waters of a state, will it be a piracy? अभी हमने बात की है कि पायरेसी उस वक्त होगी कि जब उस शिप पे या उस एयरक्राफ्ट पे उधर उस वक्त अटैक हो कि जब वो इंटरनेशनल बॉर्डर से, यानी कि वो नेशनल बॉर्डर से बाहर हो और इंटरनेशनल स्पेस में या इंटरनेशनल सी हाई सीज में हो अगर वो शिप है तो फिर मसला इधर ये होता है कि अगर वो टेरिटोरियल वाटर्स में होता है और वहाँ पे वो पायरेट जो है वो ये काम करके निकल जाए वहाँ से, वो जो भी वो पायरेट शिप है या जो भी, अगर वो करके वो निकल जाए, तो या जो स्टेट है वो स्टेट आपकी आपकी इस रिक्वेस्ट पे, क्योंकि वो शिप तो आपका था, शिप फर्ज है कि एक शिप है एक स्टेट का और वो उस स्टेट ने दूसरी स्टेट से ये रिक्वेस्ट की भाई कि आपकी टेरिटोरियल वाटर्स में हमारे शिप के साथ ये हादसा पेश आया, सो प्लीज़ कोऑपरेट विद अस. व्हाट इफ दे डोंट कोऑपरेट विद यू? व्हाट इफ दे जस्ट डू नॉट, दे आर जस्ट इनडिफरेंट विद दिस विद दैट एक्ट? तो ये इसमें एक प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे फिर इंटरनेशनल लॉ खामोश हो जाता है, क्योंकि ये सब कुछ उनकी नेशनल जुरिस्डिक्शन में जो हो रहा है. एंड सच एक्ट मस्ट बी अगेंस्ट अनदर शिप. आई मीन दिस इज अ वेरी, टू सम इंटरनेशनल लॉयर्स दे से इट्स अ वेरी टफ एंड डिफिकल्ट थिंग टू डाइजेस्ट, बिकॉज दिस इज टू शिप थ्योरीज. ये टू शिप थ्योरी है, यानी कि
आपके अपने शिप के अंदर अगर कोई मसला होता है तो वो डोमेस्टिक लॉ के अंदर आ जाएगा, क्योंकि आपकी शिप में तो डोमेस्टिक लॉ चल रहा है। एक शिप के अंदर जो लॉ चल रहा है वो तो डोमेस्टिक लॉ है। तो इसके लिए एक शिप का दूसरे शिप पे हमला करना ज़रूरी है। यानी टू शिप थ्योरी का मतलब ये है कि एक शिप का दूसरे शिप के ख़िलाफ़ वायलेंट एक्ट करना ही पायरेसी होगा। शिप का अपने अंदर कोई इस तरह का एक्ट करना पायरेसी नहीं होता इंटरनेशनल लॉ के अंदर। तो ये कुछ इसमें टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ हैं विच अनफॉर्चुनेटली हैव नॉट बीन ओवरकम yet. Piracy under municipal law, some states have made such provision that is to include certain crimes as termed piracy even in domestic law. For example, revolution और mutiny. Mutiny मतलब किसी जो भी हम पहले बात कर रहे थे कि अगर एक जहाज़ के अंदर, शिप के अंदर, एरोप्लेन के अंदर कब्ज़ा करना चाहें वहाँ पे मौजूद पैसेंजर्स या क्रू ड्यू टू एनी रीज़न, उसको म्यूटिनी कहेंगे हम। रेवोल्यूशन किसी स्टेट के अंदर, अब कई जगहों पे रेवोल्यूशन को, म्यूटिनी को भी दर्जा दे दिया गया पायरेसी का म्यूनिसिपल लॉ के अंदर। इट कैन बी सेड दैट फाइनली इट कैन बी सेड दैट एवरी स्टेट विच कैन एज्यूम जुरिसडिक्शन ओवर पायरेट्स मस्ट डू द सेम एंड डेटरेंट पनिशमेंट शुड बी अवॉर्डेड टू सच क्रिमिनल्स as pirates are considered public enemies. Even insurgents, when not recognized and do such acts which constitute piracy, can be treated as pirates. ये नहीं कि अगर insurgents भी कोई इस तरह का कोई माल लूट लेते हैं, इस तरह के कोई एक्ट करते हैं, तो उनको भी pirates कंसिडर किया जाएगा। Now we turn towards hijacking and problem of jurisdiction of hijacking. स्टेट एक्सरसाइजेज जुरिस्डिक्शन इट्स एयर स्पेस। याद रख लें, एयर स्पेस के ऊपर तो जुरिस्डिक्शन है। एयर स्पेस से मुराद जहाँ पे आपके एयरप्लेन्स जाते हैं, इससे आपने मुराद वो नहीं ले लेना कि खला तक आपकी जुरिस्डिक्शन है, कि ये तो एक इम्पॉसिबल सी बात है। और जो सेलेस्टियल बॉडीज़, जिनको मून है या स्टार्स हैं, इनको सेलेस्टियल बॉडीज़ कहा जाता है। ये सब लोगों की है, यानी ये सारी दुनिया की है। इसके ऊपर कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है फ़िलहाल। यानी ऐसा कोई लॉ, मतलब इस तरह का कोई जो इस तरह, मतलब ये लॉ डेवलप्ड है और उस लॉ में ही बात की गई है कि सेलेस्टियल बॉडीज़ के ऊपर आपने अपनी जुरिस्डिक्शन को ऐसे नहीं आजमाना कि वहाँ पे ये चांद का एक हिस्सा हमारा है, यानी ये इस तरह से समझ लें। तो बहरहाल हम इसमें नेशनल स्पेस की बात करेंगे, नेशनल एयर स्पेस में। तो द प्रॉब्लम विच एक्चुअली रिगार्ड, अब आप इस प्रॉब्लम को ऐसे समझें कि अगर एक मुल्क का प्लेन उड़ता है अपनी नेशनल जो उस जुरिस्डिक्शन से वो बाहर निकल के किसी ऐसी जगह पे आता है जो दुनिया के किसी मुल्क की जुरिस्डिक्शन वहाँ पे नहीं है, और उस मुल्क और उस प्लेन के अंदर कोई दूसरी नेशनलिटी का पैसेंजर कोई वायलेंट एक्ट करता है, तो उस वक़्त जो इंटरनेशनल लॉ में, जो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ था, उसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना मतलब उसमें काफ़ी मसाइल पैदा हो रहे थे। एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज़ नहीं होती थी, कैसे उन नेशनल्स को आप एक्सट्राडाइट करेंगे, क्या करेंगे। तो उसको कम करने के लिए 2 कन्वेंशन आए। एक था हेग कन्वेंशन ऑन अनलॉफुल सीजर ऑफ एयरक्राफ्ट। इसमें सिर्फ अनलॉफुल सीजर की बात की थी, यानी अनलॉफुल टेकिंग ओवर ऑफ एयरक्राफ्ट की बात की गई थी। तो जो उसमें दूसरा आया था वो था सिविल एविएशन की सेफ्टी का, जो मॉन्ट्रियल का कन्वेंशन था, जो कि जिसकी जो ज़्यादा थी, जिसका स्कोप थोड़ा ज़्यादा है। तो बहरहाल हम इसमें सिर्फ 2 बातें आपने याद रखनी है कि हेग कन्वेंशन में इन फ्लाइट का जिक्र है, और हेग कन्वेंशन ये कहता है कि जब एक्सटर्नल डोर्स जो हैं किसी प्लेन के वो बंद हो जाएं, और डिसएम्बार्केशन के वक्त जब एक्सटर्नल डोर्स खुल जाएं, उस दौरान अगर कोई एयरक्राफ्ट को सीज करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन अपनानी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये वाली आ रही है कि उन्होंने बहुत से जो ऐसे मामलात थे उनको तो उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि अगर हो सकता है सिर्फ सीजर की बात ना करे, कोई और छोटे मोटे जो दूसरे क्रिमिनल एक्ट्स हैं, उन एक्ट्स को कौन देखेगा। उन एक्ट्स के ऊपर फ़र्ज़ किया वहाँ पे अगर कोई रॉबरी करना चाहता है या कोई किसी दूसरे आदमी को जो है वो कोई वहाँ पे कोई क्रिमिनल एक्ट उसके साथ करना चाह रहा है, तो उस वक़्त क्या होगा। तो ये इन चीज़ों को देखने के लिए फिर मॉन्ट्रियल का कन्वेंशन बनाया गया था, जिस कन्वेंशन में ये बात की गई थी कि ऑल द एक्ट्स
फॉर एग्जांपल आर्म्ड एक्ट, सबोटाज, बम होएक्स का मतलब ये होता है कि फजूल कोई ऐसी आपने बात कर दी कि भी फ्लाइट में बॉम्ब है जस्ट टू स्केयर पीपल, तो इस सूरत में भी आप उनको यानी दे शुड नॉट गो अनपनिश्ड। तो बहरहाल ये बात है कि इसमें भी उन्होंने बात सिंपल ये की थी कि यूनिवर्सल जुरिसडिक्शन लाने की कोशिश की गई थी और ये कहा गया था कि जितनी साइनिंग जो स्टेट्स हैं वो एक्स्ट्राडाइट करें इस तरह के क्रिमिनल्स को। लेकिन क्या अगर कोई एक स्टेट इस तरह के मामले में कोऑपरेट ना करे तो फिर क्या होगा? तो फिर अभी मैंने जिस तरह एग्जांपल दी है 2001 में जो यूएस ने किया था कि उन्होंने ये कहा था कि जो प्लेन हाईजैकिंग हुई थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो मास्टरमाइंड है दैट ही सिटिंग इन अफगानिस्तान, उसामा बिन लादेन वाज सिटिंग इन अफगानिस्तान एट दैट टाइम एंड द रिजीम इन अफगानिस्तान रिफ्यूज टू हैंड ओवर बिन लादेन टू यूएस अथॉरिटीज़, जिसकी वजह से फिर यूएस ने उधर उनको ने इस प्रीटेक्स्ट पे इन्वेट किया। फॉर श्योर दैट इज वाज अ यूनिलैटरल एक्ट एंड इट वाज कंडेम्ड बाय सिक्योरिटी काउंसिल, बट अगेन यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ की एक वो है, ये इंटरनेशनल लॉ की वीकनेस है कि इस तरह के मामलात में अभी तक बहुत से लोग अनपनिश्ड निकल जाते हैं जो स्पेशली उनके मास्टरमाइंड्स होते हैं। तो गाइज आई होप दिस होल discussion about hijacking and piracy was fruitful for you, and if you still have some any query, do ask me. I hope that this discussion was fruitful for you. Thank you so very much.